जयराम दोस्तों। पेट में गैस बनने पर पीछे से निकलती है साउंडिंग। हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th का चैप्टर 1 है साइंस का, वो भी मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले केवल इस एक वीडियो में। तो देखिए, आप लोग भैया 8 से 9th में आए होंगे और कुछ लोग 9 से ही 9th में आए होंगे। तो आप जब 8 से 9th में आएंगे ना, तो बहुत से लोग कहेंगे कि अब आप 9th में जा रहे हैं तो 9th बहुत कठिन होता है पढ़ना, पूरा सिलेबस वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत कठिन है। अब देखिए, अब आपके 9th का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब चैप्टर वो कुछ नहीं है, हलवा है। जिनको हलवा नहीं लगेगा उनको भेलपूरी लगेगा, जिनको भेलपूरी नहीं लगेगा वो पनीर रोटी लगेगा। तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। देखिए, अभी एक झटके में आपका ही पूरा चैप्टर खत्म होगा। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब इसके नमूने शुरू करते हैं। इसका नाम है मैटर। अब मैटर होता क्या है, इसको जान लीजिए। देखिए, मैटर एक प्रकार का होता है, जब आपको आपकी वाली के साथ पकड़ लिया जाता है ना, तो मैटर हो जाता है। जब आपकी वाली का भैया देख लेता है आपको, तो ही मैटर हो जाता है। लेकिन साइंस भैया ई मैटर की तो बात करेगा नहीं। तो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अगर उनके पास मास है और वॉल्यूम है, तो उसको हम मैटर कहेंगे। अब मास और वॉल्यूम क्या होता है, इसको जान लीजिए। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कौनो सामान कितना जगह घेरा है। अभी मार करवा देखिए कितना जगह घेरा है, तो इसको हम इसका वॉल्यूम कहेंगे। मास क्या होता है? मास में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग सोचेंगे ये खाए वाला मास उसकी मास नहीं किया जा रहा। मास का मतलब होता है कौनो सामान, उसको बनाने में कितना सामान लगा है, उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, उसको हम उसका मास कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए पथरा हो गया, ईटवा हो गया। अब ईटवा को बनाने में कितना सामान लगा है, कितना सामान इसके अंदर भरा हुआ है, उसको इसका क्या कहेंगे? मास कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बोरा बिस्तरा उकुल लगा रहे तो आप बताओगे इमन बोरा लगा है, बोरा इसका मास है। वो मास नहीं कहा जाता है। जैसे ईटवा है, ईटवा के अंदर कितना सामान है, उसी को हम इसका मास कह देंगे। सिंपल सी बात है। और देखिए, कोई भी अगर चीज़ है तो उसका, अगर कोई मैटर है, अगर उसका छोटा सा भाग निकाल लोगे तो उसको क्या कहते हैं? हम पार्टिकल्स कहते हैं। जितने भी मैटर होते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। हालांकि आप ऐसी अखियत नहीं देख सकते हो पार्टिकल्स है भैया, उसको जूम उम करके देखना पड़ता है। समझ गए क्या होता है? क्या होता है मैटर? अब देखिए, मैटर को अब आप कह देंगे इंग्लिश में लिखिए, तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हो गया आपका, वहीं पर आपको तुरंत 2-3 नंबर खटाक से मिल जाएगा। मैटर जान के क्या होता है? अब देखिए, जो मास होता है ना, वहाँ पर थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। जो मास होता है ना, वो हर जगह कांस्टेंट होता है। अब आप 9th में आ गए हो ना, तो आपको छोटे छोटे ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानना जरूर रहेगा। जैसे कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, यानी कि जो मास होता है ना, वो हर जगह सेम होता है। चाहे मैं मास को यहाँ पर रख दूँ, जैसे मान लीजिए ईटवा हो गया। अब ईटवा में चाहे यहाँ नीचवा रख दूँ, चाहे लेटरिंगियम ले जाकर रख दूँ, चाहे छत पर रख दूँ, चाहे मैं इसको स्पेस में ले जाकर रख दूँ, चाहे जहाँ वहाँ रख दूँ जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, चाहे चंद्रिये पर ले जाकर रख दूँ, या फिर चाहे मैं सितारा कहीं भी ले जाकर रख दूँ, इसका मास हर जगह सेम होगा। कैसे? अब भैया, अगर मैं इसको चांद पे ले जाकर रख दूँ तो क्या ये दूसरे आकार का हो जाएगा, या फिर इसके अंदर का जो पार्टिकल्स वर्टिकल्स है वो का निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है भाई। जितना इसके अंदर सामान भरा हुआ है उतना वहाँ भी रहेगा, चंद्रमा पे भी, अरे राम रे, उतना चंद्रमा पे भी रहेगा, उतना मैं छत पर रख दूँ वहाँ पर भी रहेगा। तो मास हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है। मास जान के क्या होता है? अब देखिए, जो मास होता है ना, मास उसकी यूनिट होती है केजी। केजी का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। अभी कितना किलोग्राम का होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो होगा, 2 किलो होगा। तो मास को हम नापते हैं केजी में। समझ गए ना? अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए भैया, जैसे हमारी कुर्सी उर्सी जो चेयर ओवर होती है, उसके वो भी जगह होगा घेरते, उसके पास भी मास होता है, तो क्या है? मैटर है। लेटरिंग सीट ये जो पर बैठ के लेटरिंग करते वो मैटर है। देखिए, मार्कर, ये मार्करवा हो गया, ये मार्कर क्या है? मैटर है। यो जगह घेरा है, यो पास मास है, ये मैटर है। अब देख लीजिए, जो ई है क्या, मार्कर की कुप्पी या इहो मैटर है, इहो जगह ही है घेरा, इसके पास भी मास है। और देखिए, एयर हो गया, हवा हो गया, हवा भी मैटर है। अब बहुत से लोग सोचेंगे हवा ये कैसे मैटर हो गया? तो देखिए, हवा के पास तो मास है ही, यानी कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है हवा। अब हवा जो होती है वो स्थान भी घेरती है, उसके पास वॉल्यूम भी होता है। अब आप सोचोगे कैसे हवा स्थान घेरती है? हम कहीं देखे नहीं है कि हवा स्थान घेरे हुए हम जा ही ना पाएँ, ऐसा तो होता नहीं है। देखिए,
देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, बैलून है, ठीक। अब ये क्या है, गुब्बारा। अब इस गुब्बारा को मैं इसे पिचकाता हूँ, पिचक रहा है लेकिन पूरा नहीं पिचक रहा, यानी कि हवैया मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसको ना दबा पाऊँ। हालांकि मैं चाहूँ तो इसको भड़ाम से पूरा फोड़ भी सकता हूँ, लेकिन फोड़ने की ज़रूरत क्या है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ताकत लगाता हूँ तो ये फूटता नहीं है। क्यों नहीं फूटता, इससे पता चलता है कि भैया जो हवैया है वो मुझे रोक रही है, यानी कि वो स्थान घेरी हुई है। तो हवा के पास मास है, वो भैया स्थानों घेर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हवा को भी हम कहेंगे भैया मैटर है वो। और देखिए वाटर यानी कि पानी, पनियो भैया मैटर है। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिसके पास मास है, जो भैया जिसके पास वॉल्यूम, उसको हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल भी जान गए। अब हम समझते हैं, देखिए जो मास, जो मैटर होता है, मैटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। 3 प्रकार के मैटर होते हैं। आगे आप जब चल के पढ़ोगे ना तो बताया जाएगा 5 तरीके के मैटर होते हैं। और आपके क्लास 9th में भी 5 तरीके के मैटर बताए गए हैं। और 2 तरीके के मैटर जो बताए गए हैं ना, वो आपके लास्ट पन्नों में बताया गया है, ठीक। तो उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपके जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, समझ गए। तो हमें केवल इन तीनों पे फोकस करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी के बारे में पूरा चैप्टर में बताया गया है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का मतलब होता है कितना ठोस है। अब जैसे कि ई क्या हो गया, ई सॉलिड है, ठीक है, ई सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है भैया, जैसे पानी होनी होता है। गैस क्या होता है, हमारे पिछुओं से भी गैस निकलती है, हवा निकलती है, वो क्या है, गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड तो गैस जानते ही होगे ना, इसी 3 के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग के अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे लैट्रिन करके आए, हाथ नहीं धुले, खाना खा लिए, हम लोग के अंदर कुछ गुण होते हैं, वैसे मैटर के अंदर भी कुछ गुण होते हैं। जैसे जो गत्ता उत्ता हो गया, या फिर भीत उत हो गया, बोडवा हो गया, मार्करवा हो गया, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ गुण होते हैं, और उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या गुण होते हैं इसके बारे में जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मैटर होता है किससे बना होता है, पार्टिकल से। मैंने बताया छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो इन छोटे छोटे जो पार्टिकल से बने होते हैं ना, इनमें कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं वो जान लीजिए। पहला गुण होता है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, 2 पार्टिकल्स के लो लोगे तो उन 2 पार्टिकल्स के बीच में रिचेस गैप होता है। हालांकि अब आप सोचोगे मैं मार्करवक पार्टिकल्स देख लूँ और कितना गैप हो देख लूँ, तो इन्हें नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से देखोगे तब रिची थोड़ा बहुत दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए ई एक पार्टिकल्स हो गया, ई एक पार्टिकल्स हो गया, एक दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो यही पहला गुण हो गया इसका। अब जैसे ही पत्थरा देख लीजिए, ये पत्थरा का अगर मैं 2 ही पार्टिकल्स देखूं माइक्रोस्कोप से जूम करके तो रिचेस गैप दिखेगा, समझ गए। अब देखिए दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो उन दोनों पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो रहते हैं, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट यानी कि खींच कर रखे रहता है, कहाँ भागना मत तुम। जैसे कि आपकी वाली आपको अट्रैक्ट करके रखी रहती होगी, यानी कि कहीं जाने नहीं देती, खींच कर रखे रहती होगी, समझ गए। वैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखता है। और देखिए तीसरा गुण होता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं या फिर मैटर के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग के अवस्था में होते हैं, यानी कि हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ये तीनों के बारे में आप जान गए। इन तीनों के बारे में आप सोच रहे होगे कि ऐसे हवा हम बता दी कैसे मूव करते होंगे, तो इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल्स अभी हमें पढ़ना है। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके गुण के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में रिची गैप होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन देम, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में रिचीज गैप होता है, और इस गैप को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और अगर आपसे कौनो कह दे कि आप प्रूव करिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आप 1 गिलास पानी लीजिए, लोटा में भी पानी ले सकते, किसी में पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद उस गिलासों में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 1 का चम्मच डाल दीजिए। तो जब आप चीनी डालेंगे ना तो देखेंगे जो पानी का लेवल है वो रिची से ऊपर चला जाएगा। गिलास में नोट करिएगा, जब आप उसमें चीनी डालेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसी चीनी को आप हौड़ के घोल दीजिए, पूरा मिक्स हो जाए, चाहे हथवा से घोल दीजिए, किसी चीज़ से चम्मच से घोलने के बाद आप देखेंगे जो पानी का लेवल पहले था फिर से वहीं आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जो पहले था वही फिर हो जाएगा। तो आप सोचिए कि पानी का लेवल फिर से वहीं हो गया, चिनिया गया कहाँ? तो वो चला गया जो स्पेस था, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पर चिनिया चला गया। ऐसे इससे प्रूफ हो सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए, मानने में कुछ थोड़ी ना जा रहा है, मान लेते हैं।
ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर चीनी मिला दिया। अब चीनी मिलाने के बाद क्या होगा ना, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो आकर ऐसे जहाँ जहाँ स्पेस है ना, यहाँ पर आकर चीनी के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। इस तरीके से चीनी के पार्टिकल्स आकर बैठ गए, फिर से पानी का लेवल वहीं पर चला जाएगा। इससे प्रूफ हो सकता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। जान गए। अब देखिए, और जब आदमी क्या करता है, ज़्यादा चीनी घोल देता है, ज़्यादा चीनी डाल देता है, तो चीनी घुल भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो धीरे धीरे भर जाएगा। तो कहाँ जाएगा पार्टिकल्स? चीनी का पार्टिकल्स कहाँ जाएगा? जब स्पेस वो भर गया। तो इसलिए जब आप ज़्यादा चीनी घोलते हैं ना, चीनी घुलबे नहीं करता। उसके बाद चाहे जितना हिलाइए, कोई मतलब चम्मच हिलाइए, उसके बाद कुछ नहीं होता। समझ गए ना? अब देखिए, अब हमने ये तो बात कर ली लिक्विड की, यानी कि चीनी हमने पानी में घोला था। अब बात करते हैं सॉलिड और गैस की। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए सॉलिड में आप चीनी उनी नहीं घोल पाओगे। अब जैसे मान लीजिए हमने ईंटा ले लिया, अब ईंटों हम कह दूँ मैं चीनी घोल दीजिए, थोड़ी ना घुलेगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इसलिए मिनिमम इन सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है। अब देखिए, जो लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए हम लिक्विड में चीनी उनी घोल देते हैं। अब तीसरी चीज़, मैक्सिमम इन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। पहले गुण के बारे में जानेंगे, अब दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। दूसरे के बारे में मैंने बताया था, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अब यही जो खींचने वाली ताकत है, इस ताकत को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई कह दे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे खींचते हैं, ये कैसे प्रूफ करोगे? इसमें प्रूफ है, कुछ नहीं करना है। कौनो अगर कहे ना कि प्रूफ करो, एक तो ईंटा लेना है, ईंटा लेना और कहना देख ये ईंटा है। ईंटवा कहाँ इतना ज़्यादा मजबूत है? कहाँ कि ईंटवा के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा है। और मतलब क्या है, जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब भैया, अगर मान लीजिए आप अपनी वाली से बहुत प्रेम करते हो, तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कोई आपका रिश्ता तोड़ नहीं सकता। दम हो तो कोई तोड़ के दिखा दे। वैसे ही ईंटवा है, ईंटवा के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत है। समझ गए? अब देखिए, इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में, इसलिए सॉलिड इतना ज़्यादा मजबूत होता है। और वहीं हम बात कर लें लिक्विड की, यानी कि पानी की, तो पानी में कम होता है सॉलिड के मुकाबले, इसीलिए जो पनिया होता है ना, उसको कहीं भी ढड़का दीजिए बह जाएगा। लेकिन अगर इसी पानी को हम ठंडा कर दें और बर्फ़ जमा दें, तो यही फोर्सवा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। समझ गए? और नेग्लेजिबल, यानी कि लगभग नहीं के बराबर होता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर गैस में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देंगे ना, तो गैस वो थोड़ा ताकतवर हो जाएगी, जिसके कारण हमें चलने में दिक्कत होगी। तो ये जो जितने सब चीज़ है ना, ये सही हैं। अगर कौनो भी चीज़ गड़बड़ाए तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। अब देखिए, अब तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूविंग की अवस्था में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। इसको कैसे प्रूफ करोगे? तो इसको भी प्रूफ करने के लिए एक ठो गिलास ले लो और मन पानी ले लो। लोटो हम ले सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। पानी जब ले लोगे ना, पानी ले लो और उसको एक टेबल पे रख दो, और तब तक रखे रहो उस पानी को जब तक वो आराम से स्थिर नहीं हो जाता, यानी कि पानी हिले डुले ना। और उसके बाद आप क्या करो, एक ड्रॉप लो, ड्रॉप का मतलब एक बूंद लो, कौनो स्याही वही की, कौनो भी कलर की, और उस पनिया में डाल दो। डालने के बाद आप देखोगे ना, जो पनिया में आप स्याहिया या फिर कौनो रंग डाले, वो धीरे धीरे फैल जाएगा पूरे पनिया भर में। कैसे फैल गया? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं, अब भैया ये पार्टिकल्स मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कौन रंग है, वो रंगों को लेके यहाँ चला जाएगा। समझ गए ना? तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब देखिए, अब हमने ये तो लिक्विड के बारे में जान लिया, पानी में हमने डाला तो पानी के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए रंग नीचे तक चला गया। अब सॉलिड और गैस की बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया, मिनिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं, और
मोर इन ए लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन गैस, गैसवा जो होता है इसमें बहुत तेज जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसीलिए भैया रिचिस हवा चलती है ना तुरंत आनी ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं बहुत तेज मूव करने लगते हैं, और यह जो मूव करते हैं और ये हम लोगों को टकराते हैं तो लगती है हवा, सुनहनी सुनहनी हवा लगती है। अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब ये जो पानी हो गया, पानी का जो पार्टिकल्स वो कैसे मूव कर रहा है, तो इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी जिसके कारण ये मूव करते रहते हैं। अब आप एक ठो गिलास लीजिए और उस गिलास में पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उस गिलासों के नीचे आग लगा दीजिए। आग लगाने से क्या होगा, जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी बढ़ने लगती है। तो आग लगाने से क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो पानी था उसके जो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हीट टेम्परेचर पाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो यह जो पार्टिकल्स वो तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि अभी इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो रेघे रेघे मूव कर रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो बहुत तेज ये मूव करेंगे। इसीलिए जो थोड़ा गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी में अगर आप कोनो इंक डालेंगे, कोनो एक को ड्रॉप, तो जल्दी से घुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं बहुत तेज मूव कर रहे हैं, और यह जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही करते हैं। आई होप अब आपको ये इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोनो ठंडा पानी लीजिए, उम्मन कुछ मिक्स करिए ना, तो जल्दी से मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है, और जब हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब आपने गुण के बारे में जान लिया, मैटर के पार्टिकल्स के गुण के बारे में। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी के ही बेस पर देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है। देखिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर बताइए। तो शुरू करते हैं हम सॉलिड से। तो देखिए, सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, यानी कि उसका फिक्स शेप होगा और उसका फिक्स वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब कितना जगह घेरा है वो भी फिक्स होगा। अब देखिए, ईटा है, इसका दोनों चीज़ फिक्स है, शेप और वॉल्यूम। बात करें वहीं लिक्विड की, तो लिक्विड का भैया इनडेफिनिट शेप होता है, लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब देखिए, ये पानी है, लिक्विड है। अब ये पानी का शेप फिक्स नहीं होता, वो इनडेफिनिट होता है। यानी कि अगर इस पानी को मैं हिला दूं तो दूसरे आकार का हो गया, ढरका दूं दूसरे आकार का हो जाएगा, पीता हूँ कौन और धार से गिरता है, निकालता हूँ कौन और धार से निकलता है पनिया। तो पानी का आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि ये कितना पानी है वो फिक्स रहता है। जैसे कि इस पानी को अगर मैं दूसरे बोतल में उतार दूं तब भी इतना ही पानी रहेगा, दूसरे बोतलों में गिरा दूं तो जो नीचे गिरा हुआ पानी रहेगा वो इतना ही पानी रहेगा। ठीक, तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। वहीं बात कर लें हम गैस की, तो गैस का इनडेफिनिट शेपा होता है और इनडेफिनिट वॉल्यूमो होता है, दोनों इनडेफिनिट होता है। मतलब गैस अगर रूम में तो रूम के आकार का गैस होगा, पेटवा में गैस हो तो पेट के आकार का गैस होगा, निकालोगे पीछे जो निकलेगा वो आकार का गैस निकलेगा। सिलेंडर में तो सिलेंडर के आकार के गैस है, तो गैस का शेप नहीं फिक्स होता, और इसका इनडेफिनिट वॉल्यूमो होता है। वॉल्यूमो इसका नहीं फिक्स होता, यानी कितना जगह घेरता है गैस वो भी फिक्स नहीं होता। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने एक ठो कंटेनर लिया, अब मेरे पेट में गैस बनी है, अब उस गैस को मैं निकालना चाहता हूँ। अब मैंने जाकर इस कंटेनर में गैस को निकाल दिया। अब मैंने क्या किया कि एक ठो बड़ा सा कंटेनर ले लिया। अब इस बड़े से कंटेनर में जितनी इसमें गैस है वही सेम गैस मैंने इसमें डाल दी। तो आप देखेंगे ना कि यही गैस पूरे कंटेनर को घेर लेगी। तो अभी तो वो जो गैस थी वो पहले इतने से एरिया में आ जा रही थी, इतनी ही जगह घेर रही थी, लेकिन अब वो पूरा इतना जगह घेर रही है। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता गैस का। अब हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड रिजिड होता है, यानी कि ये कठोर होता है सॉलिड। और लिक्विड जो रहता है वो फ्लूइडिटी इसमें पाई जाती है, यानी कि बहावपन पाया जाता है। और जो गैस होता है उसमें भी फ्लूइडिटी पाई जाती है, यानी कि ये भी बह सकता है, और बहता भी भैया हवा बहती है तभी तो हम लोग को लगता है। अब बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब जैसे पथरा है, अब इसको आप क्या दबा सकते हैं, इसे कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, कंप्रेस नहीं होगा, टूट भले जाए, कंप्रेस नहीं होता। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड लो कंप्रेसिबल होता है, इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। गैस जो रहता है वो हाई कंप्रेसिबल होता है, इसको मजिक दबाया जा सकता है। जैसे देखिए, यह है गुब्बारा, अब इस गुब्बारा के अंदर क्या भरा है? गैस भरा है। अब
ये जो गैस भरा है, अगर मैं इसको बरोक दबाऊंगा तो इसके अंदर जो गैस है वो भी कंप्रेस हो रही है, वो भी दब रही है, यानी कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। इसी जगह ईंटा ले लो, क्या उसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। अब हम बात करें चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप अपनी वाली को पुकारते हो बाबू सोना जादू टोना, वही हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को फेज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले समझिए स्टेट का मतलब क्या है। जैसे सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड एक स्टेट है और गैस एक स्टेट है। यहाँ पर लिखा है चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड बना दें, चेंज कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट को हमने चेंज कर दिया। और इसी को हम कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को भी हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब आप एक बार सोचिए कि आप तो जानते हैं कि अगर हम बर्फ़ में हीट देंगे वो तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। अब इसके अंदर, वो बर्फ़ों के अंदर ऐसा होता क्या है कि ये बन जाता है? यानी कि बर्फ़ों के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, बर्फ़ से पानी बन गया। क्या होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए, इसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानिए कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसको हीट दी जाती है तो वो फैलना चालू कर देती है। और अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, अगर उसको आप ठंडी देते हो तो वो क्या करती है? सिकुड़ना चालू हो जाती है। जैसे कि आप ट्रेन की पटरी देखे होंगे, दो ट्रेन की पटरी जहाँ ज्वाइन होती है वहाँ देखेंगे हल्का सा गैप होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में ना वो गैप वो भर जाता है, क्योंकि ट्रेन की पटरी भी थोड़ा सा फैल जाती है गर्मी पाकर, और ठंडिया में वो गैप मतलब खाली हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है गैप वहाँ, क्योंकि ठंडिया में ट्रेन की पटरी चीज़ सिकुड़ जाती है। वैसे ही हम लोग भी काम करते हैं, ठंडिये में एकदम सिकुड़ जाएंगे, छोटे से हो जाएंगे, उसी में हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया, वो मतलब इसे सिकुड़ के करेंगे। वहीं गर्मियों में एकदम फाइल करेंगे, किसी को अपने पास आने नहीं देंगे, ठीक। और तो और अपनी वाली आएगी तो उसको भी नहीं पास आने देंगे, जानते हैं कि यहाँ से बहुत तगड़ी बदबू निकलती है गर्मियों में, तो भागिन जाएगी। तो गर्मी पाकर हर चीज़ फैलती है और ठंडी पाकर हर चीज़ सिकुड़ती है। और इसी की वजह से ही जो लिक्विड होता है, जो गैस होता है, ये जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है, इस ट्रेन की पटरी के अंदर ये क्या है? इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यह जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं गर्मी दे दूं, मान लीजिए गर्मी आ गई, अब गर्मी में क्या होता है? ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, और अगर ये पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हो गए ना तो ये ट्रेन की पटरी है भैया थोड़ी सी फैल जाएगी। तो इसलिए गर्मी पाकर हर चीज़ फैलती है, और इसी की वजह से स्टेट चेंज होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनता है। कैसे? देखिए, अगर कोई बर्फ़ है, अगर उस बर्फ़ में थोड़ी सी गर्मी देंगे ना तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स, बर्फ़ के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि बर्फ़ के पार्टिकल्स ढीला आ जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। और जब वो ढीला आ जाएंगे ना तो वो सॉलिड से क्या होगा? बर्फ़ वो पानी बन जाएगा, ढीला आ जाएगा। कहाँ जब आदमी तगड़ा रहता है तो बर्फ़ की नाहिन रहता है, और ढीला आ जाता है पानी की नाहिन हो जाता है। तो जब टेम्परेचर देने से क्या होता है कि हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो जो स्टेट चेंज होता है ना वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, आप जानते हो बर्फ़ से पानी बना देना, तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं। दूसरा चेंजिंग प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर को भी चेंज करें ना तब भी स्टेट चेंज हो सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। अब आप सोचोगे कैसे, उसको आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं किस तरीके से हम चेंजिंग टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसको जानिए। देखिए, यहाँ पर पहले मान लीजिए सॉलिड है, और इस सॉलिड की जगह मान लीजिए हमने ले लिया बर्फ़। अब इस बर्फ़ में क्या करा? हमने थोड़ा सा हीट दे दिया। जब हीट देंगे तो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स ढीला आ जाएंगे, जब ढीला आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न। और अगर वही लिक्विड है और उसको हम ठंडी दे दें तो वो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि बर्फ़ पनिया के ले जाकर फ्रिज में रख दी तो फ्रीजिंग हो जाता है, तो वो सॉलिड बन जाता है। और अगर वहीं लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम गैस बना दें, भैया लिक्विड है नीचे आग लगा दीजिए, तो क्या होगा? वो गैस में बन जाता है।
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। और अगर हम गैस को लिक्विड बना दें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब जैसे कि आपके घर अरिया बगली का तो गढ़ा उढ़ा होगा, ये तालाब वालाब, तो तालाब देखेंगे गर्मियों में सूखने लगता है क्योंकि हीट पड़ता है, गर्मी पड़ता है, जिसके कारण जो लिक्विड रहता है, जो उसमें पानी रहता है तालाब में, वो गैस बनकर उड़ने लगता है और वो ऊपरा जाता है ना, आसमानों में थोड़ा ठंडा रहता है। ठंडा होने के कारण क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाता है। मैंने बताया है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स वो पास पास आने लगेंगे, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाएगा। अब वो लिक्विड बन जाएगा तो वो लिक्विड के रूप में नीचे गिर जाता है, बारिश हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, अगर गैस से लिक्विड बनता है। अब देखिए, अगर कौनो भी चीज़ है अगर वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाए या फिर सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस बन जाए, यानी कि सॉलिड से गैस बन गया, बीचों में लिक्विड वाला प्रोसेस आई भी नहीं किया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके घर में कपूर वपूर तो होगा ही, जिससे पूजा वूजा करते हो, तो वो जो कपूर होता है, कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, कपूर को इंग्लिश में कैम्फर भी कहा जाता है। तो जो कपूर होता है सॉलिड होता है, वो कपूर को अगर आप खुले रख दोगे ना तो क्या होगा, उस पर थोड़ा थोड़ा गर्मी लगेगा तो डायरेक्ट गैस बन जाता है, गैस बनकर वो उड़ जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। तो इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसीलिए जो कपूर वपूर होता है वो कागज़ में लपेट के दिया जाता है ताकि उस पर गर्मी ज़्यादा ना लगे। अब देखिए, नेफ्थेनिल बॉल्स आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तब देख लो। तो ये जो नेफ्थेनिल बॉल्स होती है ये भी सब्लिमेशन करती हैं, वो सॉलिड रहती है, डायरेक्ट गैस बन जाती हैं, यह गैस है। ठीक, और एक और एग्जांपल है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर उसको हीट दोगे तो वो गैस में बदल, इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि कैसे हम प्रेशर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेशर लगाते हो प्रेशर, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो अगर हम गैस में प्रेशर लगाते हैं यानी कि उस पर कंप्रेशन लगाते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। कैसे, देखिए, ये गैस है, ये सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन क्या होता है, कोरोना वोरोना में भैया वैक्सीन लगवाए होंगे तो सुई को ऊपर वाला जो नीचे दबाया जाता है ना, उसी को हम कहते हैं पिस्टन। तो सिलेंडरों के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। अब यह जो पिस्टन है, अब हम ऊपर से इसको दबाएंगे और अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सब पास पास आएंगे। तो जब पिस्टन जो है हम दबाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, और जब गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक, तो जब गैस के पार्टिकल्स पास आते हैं तो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो हम क्या किए, प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर दिए। और अगर कौनो लड़का चंट है, मान नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, वो और दबाएगा, और जब दबाएगा तो यहाँ के पार्टिकल्स और पास आएंगे। तो जब पार्टिकल्स और पास आएंगे तो सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर दिया। और अगर वही सॉलिड है तो सॉलिड में अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो पार्टिकल्स फिर से दूर हो जाएंगे, दूर होने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। और अगर हम पिस्टन को दूर कर दें और प्रेशर को हटा दें तो फिर से जो पार्टिकल्स हैं वो और थोड़े दूर हो जाएंगे, तो गैस के रूप में बदल जाएंगे। तो आप समझ गए किस तरीके से हम प्रेशर को कम ज़्यादा करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचोगे, आप तो बता दिए लेकिन हम कहूँ देखे नहीं है कि इसे प्रेशर चेंज करके कर दिया जाता है। अरे भैया, आप घरे में होता है, सिलेंडर देखे ना, जैसे खनवा बनाया जाता है तो सिलेंडर के अंदर LPG गैस भरी हुई होती है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके फुल फॉर्म में लिक्विड आता है, वो जो सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी हुई होती है, वो गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो गैस होती है ना, सिलेंडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर में भरी हुई होती है, और जब हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो गैस जो रहेगी वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ठीक, तो जो गैस रहती है सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हम जब गैसों ऑन करते हैं, जब वो चलाते हैं कुछ बनाने बनाने के लिए, तो जो गैसों निकलती है वो तो गैस के रूप में रहती है, लिक्विड के रूप में होती नहीं है, हवा के रूप में निकलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखिए सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड रूप में थी, जब वो बाहर आएगी तो कम, पहले खूब ज़्यादा प्रेशर में थी सिलेंडर के अंदर, लेकिन वो बाहर आ रही है तो वो कम प्रेशर में आ रही है। तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर, यहाँ कम प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर जब कम प्रेशर में आएगी तो फिर से गैस बन जाती है। इसलिए जो हम जब हम, अरे क्या कहते हैं यार, जब वो ऑन करते हैं उसको,
तब जो गैस निकलती है वो गैस के रूप में होती है, ना कि लिक्विड रूप में। अब आप समझ गए होंगे। सीएनजी गैस देखे होंगे, उसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती, ये प्रदूषण भी कम करती है। ये भी सिलेंडर के अंदर भरी हुई होती है, और तो और ये भी सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में भरी हुई होती है। अब आप समझ गए होंगे इन सब के बारे में, किस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करके, किस तरीके से हम प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। डियर गुरु नाम है मेरा, डियर गोरू नाम रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में आ रहा है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है गलना। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई मैटर जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वही टेम्परेचर उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब आप मुंह बना लिए होंगे, समझ नहीं आया होगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने एक ठो लोहा लिया, उस लोहे को आग में डाल दिया, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि लोहा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, गलना चालू हो जाएगा। तो वही जो टेम्परेचर है उसका, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लगा, वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। मान लीजिए लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने लगा, तो 1000 डिग्री सेल्सियस लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। मान लीजिए ये मार्कर किसका बना है? प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। अब प्लास्टिक क्या लोहे के जितना थोड़ी न सह पाएगा हीट। प्लास्टिक 80 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए ये मेल्ट हो गया, तो 80 डिग्री सेल्सियस इसका कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिनियम हो गया, वो किसी और टेम्परेचर पर वह मेल्ट होगा, तो जिस टेम्परेचर पर वह मेल्ट होगा वही टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आ रहा है बॉइल। बॉइल का मतलब होता है उबलना, यानी कि खौलना। तो खौलता क्या चीज़ है, उबलता क्या चीज़ है? तो केवल लिक्विड उबलता है। तो लिक्विड जिस टेम्परेचर पर उबलना चालू हो जाता है, वह टेम्परेचर उसका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। सब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग अलग होता है। जैसे वाटर हो गया, अब वाटर क्या है? वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। हमने मान लीजिए लोहा ले लिया, अब लोहा पहले हम मेल्ट किए, मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस पर लोहा मेल्ट हो गया, मान लीजिए। तो अब वह मेल्ट हो गया तो लिक्विड के रूप में बदल गया। अब हम चाहते हैं कि वह जो लिक्विड बना है लोहे का, उसको हम उबालना चाहते हैं, तो हमें और हीट देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए 2000 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होने लगा, उबलने लगा, तो 2000 डिग्री सेल्सियस उसका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब आप जान गए होंगे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखी हो, आप पढ़ सकते हो। अब देखिए, एक चीज़ जान लीजिए। देखिए, जब किसी की शादी उदी होती है ना, तो जब मेहरारू घर पर आती है तो उसके बहुत नखरे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिपस्टिक उपिस्टिक लाओ, नथुनी बाली लाओ, पायल लाओ, चूड़ी लाओ, तो बहुत पैसे खर्च होता है। तो जो मनैवा रहता है, जो मनसिधु रहता है, उसका ना मनसिधु का खुनवा खौलने लगता है, इतना खर्चा होता है उसका, खुनवा उबलने लगता है, एकदम दहिया वहिया गर्म हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर उसका खून उबलने लगता है ना, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आप बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से जान गए। अब हम समझते हैं लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट क्या होता है? ये चैप्टर की जान है। अगर यह आपके पेपर में नहीं आया तो जान लीजिए इस चैप्टर से कुछ नहीं आया। देखिए, लैटेंट हीट को हम एक नाम से और जानते हैं, हाइडन हीट। इसको क्यों हाइडन हीट कहते हैं, इसको आगे अभी हम जानेंगे। देखिए, लैटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और दूसरा का होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है दोनों, इसके बारे में समझते हैं। शुरू करते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। देखिए, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक ठो भगोना लीजिए और उस भगोने में पानी डालिए, और उसी भगोनवा में थर्मामीटर डाल दीजिए, ठीक। और वो भगोनवा ले जाकर रख दीजिए गैस पे, गैसवा चालू कर दीजिए। अब आप देखेंगे जो पनिया रहेगा ना, पनिया का टेम्परेचर वह धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे से हीट आ रही है, काहे गैसवा चालू कर दिए हो। और थर्मामीटर मैंने इसलिए रखवाया था पानी के अंदर। थर्मामीटर जब रख देंगे ना, तो थर्मामीटर में आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखेगा। मान लीजिए जब आपने पानी का रखा था 40 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे वो 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आप गैस चला दी हो, जिसके कारण वो उसमें हीट आ रही है। तो इस तरीके से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको थर्मामीटर में भी दिखेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप नोटिस करिएगा
कि थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आप निचोस तो हीट दे रहे हो, टेम्परेचर वो बढ़ काहे नहीं रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पनिया रहता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और जब पानी बॉयल होता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बॉयल होने यानी उबलने के दौरान जो पनिया होता है उसमें से वेपर निकलना चालू हो जाता है। वेपर गैस भी कह सकते हो, मतलब जो लिक्विड है वह गैस बनना चालू हो गया, पनिया भाप बनने लगता है। और जब पानी भाप बनता है, कैसे बनता है भाप, इससे पहले अभी हमने चर्चा किया था कोई चीज़ कैसे स्टेट चेंज होता है। तो कैसे बनता है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहे होंगे, कहाँ कि हीट आ रहा है, गर्मी आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स दूर हो रहे होंगे और वह गैस के रूप में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं पार्टिकल्स, उनको तोड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए थोड़ा हीट चाहिए होता है। और वो हीटवा देता कौन है? जो निचवा से हीट आ रहा है गैसवा से। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, एनर्जी उनको मिल कहाँ से रही है? जो नीचे से हीट आ रहा है। तो वही जो हीट है जो पार्टिकल्स को दूर कर रहा है और स्टेट को चेंज कर दे रहा है, मतलब लिक्विड से क्या बन जा रहा है, वो गैस बन जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पार्टिकल्स को दूर करके लिक्विड से गैस बना दे रहा है जो हीट, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। और यहाँ पर ये वेपर बना रहा है और उसी हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नहीं समझ में आया? देखिए, एक भगोना लीजिए, उसमें पानी डालिए और थर्मामीटर रख गैस बार दीजिए। उसके बाद क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप नोटिस करिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं पानी का। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। तो वो जो नीचे से लेकिन हीट आ रही है, तो वो हीट जा कहाँ रही है? तो वो हीट जा रही है स्टेट को चेंज करने में, मतलब पानी से भाप बनाने में। तो जो हीट पानी से भाप बनाने यानी स्टेट को चेंज करने में जो हीट यूज हो रही है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो हीट है वो स्टेट को चेंज करने लग रही है, वह दूसरे काम में लग जा रही है, इसीलिए वो टेम्परेचर को इधर बढ़ा नहीं पा रही है। क्योंकि हीट तो भैया दूसरे काम में लग गई, आपका दूसरों काम करे टेम्परेचरों बढ़ाए, तो हीट कहती है हम दोनों काम नहीं करेंगे, हम खाली स्टेट को चेंज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का स्टेट चेंज होने लगता है, पानी से भाप बनने लगता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और यहाँ पर पानी से भाप बन रहा है। भाप जानते हैं किसको कहते हैं? वेपर को कहते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अब मैंने बताया था कि लेटेंट हीट को हम हाइडन हीट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जो हीट है वो स्टेट को चेंज कर रहा है, जिसके कारण इधर टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखेगा नहीं, वो हीट आपको दिखेगा नहीं टेम्परेचर में। तो वो हीट जब आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखने का हम क्या कहते हैं? हाइडन, यानी कि छुपा हुआ है। इसीलिए लेटेंट हीट को हम हाइडन हीट भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब इसका आप भैया डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg गिवन लिक्विड टू गैस, यानी कि कितना हीट आपको रिक्वायर करना है, कितना हीट देना है, कितना हीट आपको चाहिए कि आप 1 किलो लिक्विड को गैस में बदल सको। यानी कि स्टेट को चेंज करने की यहाँ बात कर रहे हैं ना, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं समझ में ना, अब समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका भैया है, चला गया लैट्रिन में लाइटिंग करने, और आपको भी कुछ देर बाद लग गई, लेकिन आपका भैया निकले नहीं रहा और आपको धीरे धीरे जोराते चला जा रहा है, खूब तेज आपको लैट्रिन लग गई, फिर भी वो नहीं निकला। मान लीजिए लैट्रिन में सो गया। अब आपकी लैट्रिन खूब तेज लगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शुरुआत में मान लीजिए जो लैट्रिन थी, मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप रोक के रखे थे कैसे भी करके। फिर 30 न्यूटन का लगाई, लेकिन आपने रोक लिया। फिर 40 न्यूटन का लगाई, फिर भी आपने रोक लिया, कैसे कंट्रोल कर लिया। और गेटवा खटखटा रहे हो लेकिन खोल नहीं रहा है आपका भैया। और एक समय आएगा कि आपकी लैट्रिन निकल जाएगी, और मान लीजिए जो लैट्रिन निकली वो 50 न्यूटन के फोर्स पर निकल गई, मतलब 50 न्यूटन तक फोर्स लगाए, उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, निकल गई पैंटवे में। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर जो आप ताकत लगा रहे थे लैट्रिन को रोकने के लिए, और जब लैट्रिन निकल जाएगी वही ताकत लैट्रिनिया को निकालने में लग जाएगी। तो वैसे यहाँ पर भी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी। यहाँ पर जो आप हीट दे रहे थे, जब पनीयक बर्दाश्त से बाहर हो गया, पनीयक जब पार्टिकल्स वो टूटने लगा, वेपर बनने लगा, तो यहाँ पर जो हीटवा है ना, वो क्या करने लगा, पहले तो उसको गरमाया,
पहले फोर्स लगा रहा था, फिर उसके बाद जब पानी का पार्टिकल्स टूटने लगा तो जो लेटेंट हीट जो हीट था वो क्या करने लगा, स्टेट को चेंज करने लगा। और वही जो स्टेट को चेंज करने वाली हीट होती है वो हमें दिखती नहीं है थर्मामीटर में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। और उसी टेम्परेचर वही जो हीट जो स्टेट को चेंज करती है उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप समझ गए होंगे। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर लें, वही सेम है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, भगोनों में खाली बर्फ़ रख दीजिए। और बर्फ़ जानते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, 0 डिग्री। तो आप उसमें थर्मामीटर भी डालें तो आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन आप नीचे से गैस ऑन कर दीजिए, जब आप गैस ऑन करेंगे ना तो आप देखेंगे बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगा। लेकिन आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन सर्वर टेम्परेचर वो बढ़बे नहीं करता है। थर्मामीटर में देखेंगे बढ़ेगा ही नहीं, भले आप नीचे से हीट दे रहे हैं। तो हीट जा कहाँ रही है, तो हीट जा रही है स्टेट को चेंज करने के लिए। यहाँ पर पहले सॉलिड था बर्फ़, अब बर्फ़ हो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, स्टेट चेंज हो रहा है। तो जो हीट स्टेट को चेंज करने में लग जाती है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड बनने को हम कहते हैं फ्यूज़न, इसीलिए हम इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया। अब देखिए इसका एक इसका डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट, यानी कि कितना हीट लगेगा कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में। तो यहाँ तो हमने भैया बात की केवल बर्फ़ से पानी में, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं लोहे का, तो लोहे का लेटेंट हीट कितना होगा, तो ये तो करने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि लोहा भैया बहुत टेम्परेचर देने के बाद जाकर मेल्ट होता है। तो वो सॉलिड से लिक्विड बहुत टेम्परेचर देने के बाद वो होगा। लेकिन यहाँ पर हम बर्फ़ लेते हैं, समझ गए, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो अब आपको लेटेंट हीट समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब हम टेम्परेचर स्केल के बारे में। टेम्परेचर स्केल का मतलब है कि टेम्परेचर को आप कैसे कैसे नाप सकते हो। तो हम 3 प्रकार से टेम्परेचर को नाप सकते हैं। एक तो भैया केल्विन में, एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है उसके ऊपर एक तो बिंदी लगा देते हैं जिसको कि हम डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं भी सेल्सियस लिखिएगा तो डिग्री ज़रूर लगाइएगा, कहीं भी फ़ारेनहाइट लिखिएगा तो डिग्री ज़रूर लगाइएगा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट लगभग आप सुने होंगे, लेकिन केल्विन नहीं सुनेंगे तो आपसे सुन लीजिए, 9 से आपको केल्विन भी काम आने वाला है। अब देखिए, अब आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे ना तो कहता होगा कि अरे आपके लड़कियों की 103 बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है। तो 103 जो बुखार बताता है ना, वो बताता है फ़ारेनहाइट में। हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98 के लगभग फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में देखेंगे तो वो लगभग होता है 36 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल में। और आपके 103 बुखार है, 103 बुखार वो बताता है फ़ारेनहाइट में। 98 नॉर्मल होता है, तो 99, 100, 101, 102, 103, यानी कि 5 डिग्री आपके बुखार बढ़ा। 5 डिग्री बुखार में हालत ख़राब हो जाती है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछता है, इतना गाढ़ मान के रख लीजिए कि M1 से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक, देखिए केल्विन आपको एग्ज़ाम में क्या कहेगा कि आपको कहेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलो। कैसे बदलोगे, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है सबका। अगर आपको सेल्सियस में बदलना है, अगर आपसे सेल्सियस से किसी और चीज़ में बदलना है, या फिर अगर आपको फ़ारेनहाइट से किसी और चीज़ में बदलना है, या फिर फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो किस तरीके से बदल सकते हो, ये फार्मूला रट लो। और जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ना कि क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए एक ठो करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपसे कह दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, कैसे बदलोगे, तो केल्विन का मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है। अब देखिए ये जो टी के है, घबराइए ना, टी का मतलब है टेम्परेचर, के का मतलब है केल्विन। अब टेम्परेचर केल्विन, आपको केल्विन निकालना, ठीक है। मैंने क्या कहा, 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलो, मतलब केल्विन में निकालो। तो केल्विन निकालना तो केल्विन इधर रहेगा, और टी सी का मतलब है टेम्परेचर सेल्सियस, और यहाँ 273 है। अगर कभी भी कोई भी चीज़ आपको, मतलब अगर आपके पास सेल्सियस दिया हुआ है और कहे कि इसको केल्विन में बदलो, खाली जो सेल्सियस दिया गया है उसको 273 से प्लस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, टी के इज इक्वल टू टी सी
प्लस 273। ठीक, अब मुझे अब एग्जामिनर कह दिया आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको बदलना है केल्विन में। तो मैं क्या करूँगा, टी के लिख दूंगा और टी सी की जगह खाली 20 ठो लिख दूंगा। ठीक, और प्लस 273। ठीक है, तो टी के क्या हो गया, टी के ऐसे लिख दूंगा और इसमें 20 प्लस कर दूंगा। 20 प्लस कर दूंगा कितना हो जाएगा, अरे हाँ 2 7 2 9 और 3। जब आप 273 में 20 प्लस करोगे तो इतना आएगा, तो यही आपका इतना केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल खाली प्लस माइनस करके है ही में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन क्वेश्चन करोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया क्या होगा लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर स्केल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। तो अब हम समझते हैं इपोबोरेशन। इपोबोरेशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, इपोबोरेशन उसे कहते हैं जब पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, वो भी हीट पाकर, उसी को हम इपोबोरेशन कहते हैं। अब यह पानी दो प्रकार से भाप बनकर उड़ता है, एक जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है और एक 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे। मैंने आपको बताया था जब पानी उबलने लगता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर भी उड़ता रहता है। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है पानी का टेम्परेचर, तब भी पानी जो रहता है वो भाप बनकर उड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उड़ता है, और उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर कोई कहे कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इवेपोरेशन हो रहा है? तो नहीं भैया, वो बॉइलिंग पॉइंट है उसका। इवेपोरेशन कब है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तब जब पानी उड़ता है भाप बनकर, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे कि आपके आरी बगल गढ़ा उड़ा होगा, कोनो गड्ढा उड्ढा होगा, तालाब वाला, अब क्या उसमें 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना आ जाता है, इतना धूप थोड़ी ना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है, इट इज सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट any temperature below its boiling point 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि जब भैया लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे में, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखिए, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कैसे? अब देखिए, अब जो हम गर्मी और में देखिए हम लोग को बहुत पसीना होता है। पसीना इसलिए होता है ताकि हमें ठंडक मिल सके। अब पसीने से हमें ठंडक कैसे मिलती है ये जान लीजिए। देखिए, पसीना भी मान चलिए एक तरीके का पानी है। अब शरीर पे हमारे पानी पड़ा, अब गर्मी में तो भैया गर्मी यानी इस पे हीट तो पड़ेगी हमारे शरीर पर। अब हमारे शरीर पर पानी भी है और हीट पड़ रहा है। जब हीट पड़ेगा तो पानी भाप बनकर उड़ेगा, तो हमारा पसीना भाप बनकर उड़ने लगता है। और जब पानी भाप बनकर उड़ता है, तो जहाँ से वो उड़ता है वहाँ पर जितनी हीट रहती है उसको लेकर उड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पसीना है, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ हीट पड़ी, अब हीट पड़ी तो यहाँ पसीना भाप बनकर उड़ेगा, तो पसीना जो रहेगा यहाँ पर जितनी हीट रहेगी उसको लेकर उड़ेगा। अब जब यहाँ से हीट मेरे शरीर से उड़ गई, पनियों उड़ गया, हीटों उड़ गई, तो यहाँ पर क्या बचा? जब हीट नहीं है यहाँ पर तो क्या रहेगा? यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी भैया, सिंपल सी बात है। इसीलिए पसीना जब होता है आपको, उससे कूलिंग भी होती है। जब आप बाहर उहर से आइए गर्मी में, फिर आप एक के बाद कूलर सामने बैठिए, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? इवेपोरेशन कारण, क्योंकि आपके पसीना हुआ रहता है। अब वो पसीना जो रहता है वो गर्मी के मारा, हीट के मारा वो उड़ने लगता है, और जब वो उड़ता है तो पूरे शरीर की आपकी हीट लेकर उड़ जाता है, जिसके कारण आपको कूलिंग होती है। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि तावा वाली जिस पे रोटी बनती है, जब उसको खूब गर्म करिए, गर्म करने के बाद उस पर आप हल्का सा पानी डाल दीजिए, छर्र बोलता है, और छर्र बोलता है, और उसी के साथ वो आधे ज़्यादा पानियों उड़ जाता है, और वो जो पानी रहता है वो तावे की हीट लेकर उड़ जाता है, जिसके कारण तावा ठंडा हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है भैया विंड स्पीड, यानी कि अगर हवा तेज है तो इवेपोरेशन भी तेज होगा, हवा धीमी है तो इवेपोरेशन धीमी होगा। अब जैसे कि आप कपड़ा वपड़ा धुल के फैलाते होंगे, तो छतप जब फैलाते होंगे, अगर हवा अच्छे से चल रही है तो कपड़ा तुरंत सूखा जाता है। तो विंड स्पीड से भी इवेपोरेशन कम तेज होता है। दूसरा आता है फैक्टर टेम्परेचर, यानी कि तापमान। अगर गर्मी में आप कपड़ा फैलाओ तो तुरंत सूखा जाता है,
क्यों? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठंडी में फैलाओ तो लेट सुखाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर की वजह से भी इवेपोरेशन ऊपर नीचे होता है। तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। अगर मतलब अगर वातावरण में ज़्यादा नमी है तो इवेपोरेशन धीमे होता है। कैसे? देखिए, अगर जब बारिश वारिश हुई रहती है ना, बारिश होने के दौरान क्या होता है, हम लोग का शरीर एकदम लिबिर लिबिर करने लगता है। इसी करेंगे एकदम लिब लिब आएगा। काहे लिब लिब आता है? क्योंकि नमी आ जाती है बारिश होने के कारण वातावरण में, और नमी जो रहती है वो हमारे शरीर पर आप चिपकते रहते तो लिबिर लिबिर करने लगता है शरीर या। और यही सेम चीज़ होता है कपड़ों के साथ। जब हम कपड़ा फैलाते हैं जाग छत पे और धूप भी पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो जो हमारे कपड़े का पानी रहता है उड़ जाता है, लेकिन जो वातावरण है उसमें नमी पहले से है। पनिया उड़ा लेकिन नमी जाकर फिर से थोड़ा सा पानी जाकर चिपक गया, जिसके कारण इवेपोरेशन धीमे होने लगता है। अब चौथा आता है फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की वजह से भी इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। जैसे कि आप न्योता वोता खाने जाते होंगे तो जब चावल लेते होंगे गरम गरम, मान लीजिए चावल ज़्यादा गर्म है तो क्या करते हैं, चावलवा ज़्यादा गर्म है तो पहले उसको एक एक उंगली डाल के इसी उसको सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इधर इधर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है। कैसे ज़्यादा तेज़ी से होता है? क्योंकि आप जानते हैं इवेपोरेशन कैसे होता है। देखिए, जो चावल होता है, चावल अगर गर्म है तो थोड़ा सा गीला भी होता है। अगर वो गीला है यानी कि उसमें पानी है। अब पनिया जब गीला होगा तो भाप बनकर उड़ेगा। अब जब पनिया उड़ेगा तो चावल में जितना हीट है उसको लेकर उड़ जाएगा। इसीलिए आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा हो। तो इसलिए सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। नहीं समझ में आया तो आप समझ में आएगा। जैसे कि छत पर आप कपड़ा वपड़ा फैलाते हो, अगर आप भाड़े वाले किराए पर रहते हो यानी कि रूम रेंट पे रहते हो तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखिए, आप छत पर फैलाए, ठीक है, और ये अपने डारा फैलाए। अब आंटी जी आती हैं, आँख हम लोग का कपड़ा बटोर देती हैं, यानी कि हम लोग के कपड़ों का सरफेस एरिया कम कर दी, बटोर दी, जिसके कारण उसका इवेपोरेशन कम हो पाएगा। तो हम लोग का कपड़ा लेट सुखाता है। फिर हम लोग जाते हैं गुस्सा को उनका कपड़ा बटोर देते हैं, अपना फैला देते हैं, तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है कपड़ों का, उनका तब इवेपोरेशन धीरे में होता है। तो सरफेस एरिया से भी इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। अब देखिए, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, ईस्ट मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार को हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है उन दोनों प्रकार को हम पढ़ लें। देखिए, हालांकि इससे आपके क्वेश्चन नहीं आते, ये आपके किताबियम लास्ट पन्नों में दिए, तो एक बार इसको नज़र मार लेते हैं। देखिए, अदर स्टेट ऑफ मैटर, 2 प्रकार के और मैटर की खोज की गई थी। एक का नाम था प्लाज्मा, दूसरे मैटर का नाम था BEC। ठीक है, इन दोनों के बारे में समझ लें। देखिए, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। अगर कोई पार्टिकल्स है उसको सुपर एनर्जेटिक कर दो, उसमें खूब एनर्जी भर दो, तो प्लाज्मा की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि वो एक नया मैटर बन जाता है जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल है सूरज। अब जैसे कि देखिए, सूरज जो है वो प्लाज्मा है। अब अगर मैं कह दूं आप सूरज पे जाकर खड़े हो जाइए, अब सोचो कि जाएंगे, जल जाएंगे। मान लीजिए ऐसा आपको कपड़ा पहना दिया जाए, आप ना जलें, तो आप सूरज पे जाएंगे तो आपको कैसा फील होगा? वो वहाँ पर क्या आप जाओगे, आपको सॉलिड भी फील होगा, लिक्विड फील होगा, गैस फील होगा? कुछ नहीं फील होगा, आपको प्लाज्मा की तरह फील होगा। क्योंकि प्लाज्मा का मतलब क्या है? देखिए, प्लाज्मा अगर आपको देखना हो ना, छिनकिए नाक खूब खींच के, इतना हानिकारी है, और उसको नीचे रखिए। नीचे रखने के बाद ऐसे ऐसे उसको हिलाएंगे तो प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। या फिर कौनो खेखारा उखारा हो, ठीक है, तो ऐसे जब खेखार के खूब थूकता है ना, तो उसको आप अगर आप ऐसे छुएंगे ना तो वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। मतलब वो ना सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, ना लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, ना गैस की तरह बिहेव करेगा। उसको जब खेखरवा का आप ऐसे एक उंगली ऐसे करेंगे ना तो ऐसे अपना कमरिया मोड़ लेगा, आगे वो नहीं जाएगा, खाली ऐसे कमरिया मोड़ लेगा। फिर उसके बाद करेंगे, फिर इधर वाला कमरिया मोड़ लेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा, अपना कमरिया हिलाता रहेगा। और कभो कभार क्या होता है ना, कभो कभार हम लोग ऐसे मतलब थूक देते हैं कहीं भी, खेखार उखार,
फिर जान जाते हैं अरे यार यहाँ थूक दिया, अभी मम्मी आ रही होंगी, तब क्या करते हैं पैरवा और ऐसे ऐसे जाते हैं, खेखरवा जाबे नहीं करता है, फिर पानी वानी मार के हम लोग करते हैं तब जाता है। तो खेखार जो रहता है ना वो प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। ऐसे सूरज भी करता है, सूरज भी क्या है प्लाज्मा है, हालांकि ये प्लाज्मा नहीं है जो खेखार थूकते हैं, लेकिन उसकी तरह बिहेव करता है। प्लाज्मा क्या है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। अगर यहाँ पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल को सुपर एनर्जेटिक कर दो, खूब एनर्जी भर दो, तो इसी तरह बिहेव करने लगेंगे। अब आप समझ गए क्या होता है प्लाज्मा। खेखार देखें, खेखारे मान लीजिए प्लाज्मा है, उसी तरह सूरज बिहेव करता है। खेखारिए एक कटोरा थूकिए, उसके बाद उसको ऐसे करिए, लिबिर लिबिर करेगा और ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वही है प्लाज्मा। अब बात आती है बीईसी की। देखिए बीईसी ये मैटर है, इस मैटर का नाम रखा गया था दो साइंटिस्टों के नाम पर, एक भैया बोस जो कि भारत के ही हैं, और दूसरे आइंस्टीन जिनको कि आप जानते हो। तो बीईसी नाम रख दिया गया, यानी कि बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, तो ये मैटर का नाम है। इसमें क्या होता है, अगर आप पार्टिकल लीजिए, ठीक है, पार्टिकल क्या लेंगे, जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में गैस है, अब गैस भैया पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की डेंसिटी एकदम से कम कर दीजिए। जैसे कि आपका जो रूम है, उस रूम में जो एटमॉस्फियर की डेंसिटी है, जो हवा की डेंसिटी है, उस डेंसिटी को 1,00,000 गुना कम कर दो, और कम करने के बाद उसको खूब कूल कर दो। कूल करने के बाद तब जो वो हवा जिस तरीके से बिहेव करेगा ना, वो है बीईसी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे समझ नहीं आया होगा, लगभग आ भी गया होगा, मैं इसे समझा ही देता हूँ, कहा जाता है। तो प्लाज्मा और बीईसी आपको समझ में आ गया होगा। बीईसी देखिए, इसको अभी तक देखा होगा नहीं गया है, ऐसा ना सोचिए। प्लाज्मा याद रख, खेखार क्या है, प्लाज्मा है। ऐसे ऐसे कौनो तो ऐसे छिनकेंगे या ढाएँ या ढाएँ, इस तरीके से कौनो छिनकते हैं। तो जो देखिए कौनो छिनकेंगे ना, मारेंगे जाके दिवाली चिपक जाता है, नीचे वो गिरबे नहीं करता है वो। तो वो क्या है, प्लाज्मा की तरह बिहेव करता है। प्लाज्मा अच्छे से जान के होंगे, बीईसी कोई देखा होगा नहीं है, बस ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कैसा बिहेव करेगा। तो वही बताया गया भैया, जो आपका डेंसिटी है रूम का, जो एयर की डेंसिटी, उसको 1,00,000 गुनी कम कर दो, फिर उसको खूब कूल कर दो, फिर वो जिस तरीके से बिहेव करेगा वही आपका बीईसी है। समझ गए, इसका कोई इमेज है नहीं। आई होप आप समझोगे प्लाज्मा और बीईसी के बारे में भी, और इस पूरे होल चैप्टर के बारे में। यहाँ चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो पढ़ ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।